हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बेटा आज हम लोग बात करेंगे एक नई डीपीपी की, नए क्वेश्चंस की, लेकिन सीरीज वही रहेगी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बात करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जिम्नोस्पर्म लाइक xylem vessels, companion cells, seed tubes and companion cells, all of these जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती जालम वाहिकाएं, सहचर कोशिकाएं, छलनी नलिकाएं और साथी कोशिकाएं या उपरोक्त सभी। देखो ये एक बेटा लर्निंग क्वेश्चन है और इसको आपको याद करना पड़ेगा। जहां तक हम बात कर रहे थे किसकी, इस क्वेश्चन की, तो सीधी सी बात है, बिना कोई दिमाग लगाए इसमें आपको क्या करना है। क्या करना है अपन को, यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन लगा देना है, क्योंकि जाइलम वेसल्स इसमें नहीं पाई जाती। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म प्रोसेस। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में इनमें से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? एल्ब्यूमिनस सेल्स, कंपेनियन सेल्स, सीड ट्यूब्स, बोथ 2 and 3। देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप के जो होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको लर्न करने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बायोलॉजी में जिनको लर्न करना ही पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका आंसर बेटा एल्ब्यूमिनस सेल्स। राइट, चले बात करें अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जाइलम हैज ऑल डेड सेल एक्सेप्ट। अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीन पर देखिए। जाइलम में कौन कौन सी सेल्स हैं? एक तो ट्राइकिड्स, दूसरी वेसल्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथी जाइलम फाइबर्स। ये 4 प्रकार की सेल पाई जाती, ट्राइकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ऑल डेड सेल एक्सेप्ट। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा है। जाइलम फाइबर ये डेड होती, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर हमेशा डेड होते हैं। दूसरी अगर बात करें जाइलम ट्राइकिड्स, ये भी डेड होती। जाइलम वेसल्स की बात करें, ये भी डेड होती। जाइलम पैरेन्काइमा डेड नहीं होती, ये लाइव होती, ये हमेशा जीवित होती। कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है बेटा कि ये ऐसी सेल्स होती हैं, गोल अंडाकार बहुभुजी पतली भित्ति वाली। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जाइलम बना है, क्योंकि इसकी वाल कैसी है? इसकी वाल होती है थिन, और जिनमें भी थिन वाल होती है वो सारी सेल्स लाइव होती हैं। इनमें न्यूक्लियस भी होता है और सेल साइटोप्लाज्म भी इसमें बेटा पाया जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रे पैरेन्काइमा सेल्स। रे पैरेन्काइमा सेल्स हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड, एक्सियल कंडक्शन ऑफ वाटर, एक्सियल कंडक्शन ऑफ फूड, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। स्क्रीन पर देखेंगे, इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि रे पैरेन्काइमा होती क्या है। जैसे ये वेस्कुलर बंडल है, अब इसमें इस तरीके से देखो, ये जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से आप देख सकते हो। बीच में इसके ये कैम्बियम दिख रहा है आपको ऐसे।
यहां पर ये जो सेल आपको दिख रही हैं, ये सेल, इन सेल्स को हम कहते हैं रे पैरेन्काइमा। सेल दिख रही ना आपको, ये इन सेल्स को हम कहते हैं रे पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये वाली सेल्स जो दिख रही इसी को हम पिथ रे कहते हैं, और यहां पर जो सेल प्रेजेंस होती है उनको हम रे पैरेन्काइमा कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी सही आंसर क्या है बेटा? 4 इसका। चलिए बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूड मटेरियल्स कैन बी स्टोर्ड इन जाइलम पैरेन्काइमा इन ऑल ऑफ दिस फॉर्म एक्सेप्ट। अब देखो ये क्या कह रहा है। अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम का फंक्शन क्या है? एक काम तो है इसका स्टोरेज ऑफ फूड, ये इसका एक काम है। दूसरा काम क्या है? सिक्रीशन। ये इसके 2 काम है। एक तो इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। दूसरा काम क्या है? सिक्रीशन, पदार्थों का स्राव करते हैं। अब भोजन किस रूप में रहता है? देखो, स्टार्च के रूप में भी रहेगा, फैट के रूप में भी रहता है, और टैनिन के रूप में भी इसमें पदार्थ स्टोर होता है। इसके रूप में, यानी सही आंसर इसका बेटा है 4, नन ऑफ द एबव। हालांकि इसमें टैनिन फूड नहीं है लेकिन मॉडिफाइड है, इसलिए इसको इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका सही आंसर है नन। चलिए अगली बात करते हैं। फ्लोएम फाइबर आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, आर मेड अप ऑफ कोलेन्काइमा, प्रेजेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। देखो, अगर हम फ्लोएम फाइबर की बात करें तो फ्लोएम फाइबर जो है वो इस प्रकार से दोनों सिरों पर नुकीले, ऐसे इलोंगेटेड, टैपर्ड विद बोथ एंड। दूसरी बात यहाँ पर एक और ध्यान रखो कि ये इस तरीके से बेटा हाईली लिग्निफाइड होते हैं। सो दैट इज द डेड सेल्स। ये क्या है? ये लिग्निन यहाँ पे जमा है, तो ये हमेशा होते हैं डेड। एक बात तो ये समझ लो। दूसरी अब क्या कह रहा कि आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा नहीं है, ये खुद की अलग सेल्स है। दूसरा आर मेड अप ऑफ कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा मैंने क्या कहा था? केवल हाइपोडर्मिस में पाई जाती है, प्रोवाइडेड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। प्रेजेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में ये पाई नहीं जाती, क्योंकि ये जो है ना, ये क्या देती हैं? ये मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। और क्या देती हैं? किसी भी पौधे को स्ट्रेंथ देती हैं, अर्थात मजबूती प्रदान करती। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आए। इतना एक्सप्लेन बताने के बाद सही आंसर था बेटा प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि ये हमेशा बाद में बनती है, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होती है। और इसीलिए जो प्लांट होता है प्राइमरी कंडीशन में सॉफ्ट होता है, और जैसे प्लांट मैच्योर हो जाता है, जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो बेटा वो हार्ड हो जाता है। आई थिंक पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बेटा बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। The 3 type of tissue system, epidermal, ground and vascular tissue system are classified based on their function, location, structure, both 2 and 3। देखो, डायरेक्ट अगर बात करें हम इसके आंसर की, तो इसका सही आंसर होगा बोथ 2 and 3। टिश्यू को टिश्यू से जोड़ दीजिए तो बनता है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू को अगर टिश्यू से जोड़ दिया जाए तो बनता है टिश्यू सिस्टम। ये टिश्यू सिस्टम बन गया। और किसी भी पौधे में जो टिश्यू सिस्टम होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और अगला बेटा होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम।
ठीक है, तो इनको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 प्रकार के ऊतक तंत्र एपिडर्मल, ग्राउंड और संवहनी तंत्र को उनके आधार पर कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके आधार पर, और ये रचना में कैसे बने होते हैं इसके आधार पर क्लासिफाई किया गया। तो राइट आंसर बेटा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बोथ 2 एंड 3। चलिए आगे बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। देखो बेटा, अगर आपको वास्तव में नीट में सेलेक्ट होना है ना, टाइम बर्बाद नहीं करना है, और 12th के साथ अगर आपको सिलेक्शन करना है, या आप फ्रेशर हैं, कहने का मतलब हमारा ये है कि 12th पास करके अभी आपने तैयारी को स्टार्ट किया है, तो MCQ जरूर करेक्ट, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। हम हमेशा एक स्लोगन बोलते हैं कि जो MCQ करेगा वही डॉक्टर बनेगा, क्योंकि बेटा NCERT की किताब तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है, लेकिन NCERT से नीट कैसे पूछेगी ये तभी आप जान पाओगे जब आप क्वेश्चन करोगे। तो क्वेश्चन करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी राहुल सर के साथ। राहुल सर बायो त्रिवेदी को सब्सक्राइब करें और अपने साथ नए स्टूडेंट्स को जोड़ें। ये एक अच्छा काम है कि आप किसी को एजुकेशन के लिए जोड़ते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आउटर लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी इज एपिब्लेमा, एपिडर्मिस, एपिकार्प, एंडोडर्मिस। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरे क्वेश्चन को समझो। आधी स्क्रीन पे तो बेटा क्वेश्चन लिखा होता है, जब मैं इधर सॉल्यूशन बताता हूं तो इसको बड़े ध्यान से समझा करो। बड़े ध्यान से समझा करो इस बात को कि क्या बताया जा रहा है। ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एपिब्लेमा, एपिडर्मिस, एपिकार्प और इक्टोडर्मिस। आउटर लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी इज, प्राथमिक पादप शरीर बाहरी परत है। देखो यार एक बात बताऊं मैं आपको यहाँ पर कि सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है एपिब्लेमा, और एपिब्लेमा होती है रूट। ये तो तुम्हें दिख ही नहीं रही, वो कह रहा प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी का अगर देखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एपिडर्मिस। और एपिकार्प की अगर बात करो, दूसरा तो मैंने बता ही दिया, तीसरा देखो, तो तीसरा जो है एपिकार्प अगर बात करो तो एपिकार्प जो है इज द आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट। ये केवल फ्रूट की है। तो स्पेशली रूट में जब हम बोलेंगे इसको तो बेटा हम इसको बोलते हैं एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस। जब हम फ्रूट की बात करेंगे आउटर कवरिंग की तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्या, एपिकार्प, या कई बार हम पेरिकार्प भी कह देते हैं। लेकिन अगर बेटा प्राइमरी प्लांट बॉडी की बात की जाएगी तो इसका मतलब पूरे प्लांट बॉडी की बात कर रहा है, फूड सिस्टम की बात कर रहा है, तो उसके लिए वहां पर हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वैक्सी लेयर ऑन एपिडर्मिस इज कॉल्ड ट्राइकोम, इज कॉल्ड एपिब्लेमा, इज एब्सेंट इन रूट, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एपिडर्मिस पर मोमी परत पाई जाती है, उसको ट्राइकोम कहते हैं, एपिब्लेमा कहते हैं, जलों में उपस्थित होती है, गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। देखो पहली बात तो आप ये मान लो इसमें कि जैसे इसने ये कहा आपसे कि एपिडर्मिस, वैसे बेटा आप एक ऑप्शन यहां से हटा दो, इज कॉल्ड एपिडर्मिस, क्योंकि एपिब्लेमा, क्योंकि एपिब्लेमा कहां पे पाई जा रही, रूट में, अभी बताया था मैंने। फिर दूसरी बात करो कि इस काल ट्राइकोम, जो स्टेम पे पाई जाने वाली ये सेल्स होती हैं, ये मान लेते हैं कि ये स्टेम पर पाई जाने वाली एपिडर्मिस है, तो इस पर जो मल्टी सेलुलर ये मल्टी सेलुलर, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, मल्टी सेलुलर ये जो पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं ट्राइकोम। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकोम कहते हैं, या इसको हम स्टेम हेयर भी कई बार कह देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेम हेयर भी इसको कई बार हम बोल देते हैं। तो ट्राइकोम भी नहीं है और एपिडर्मिस भी नहीं है। अब बात आती है दो ऑप्शन बचे यहाँ पर, इज एब्सेंट इन रूट, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सही आंसर इसका ये है। अब अगर आपसे कोई पूछता क्यों नहीं पाई जाती,
अगर किसी जड़ पर आप वैक्सी लेयर लगा दोगे तो वाटर कैसे एब्जॉर्ब करेगी? क्योंकि वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर के द्वारा ली जाती है। अब सपोज करो इस पर अगर वैक्सी लगा दी लेयर, तो वैक्स क्या है? इज द इम्परवियस टू वाटर, जल के लिए अपारगम्य होती, तो जड़ें अपना फंक्शन ही भूल जाएंगी, है ना। तो सही आंसर क्या है कि कभी भी रूट की इपिब्लेमा पर वैक्सी लेयर नहीं पाई जाती, चूंकि रूट के द्वारा वाटर को अब्सॉर्ब किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटस कंसिस्ट ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटस, तो सबसे पहले तो आप देखो ये कि ये कोई इंस्ट्रूमेंटा है, ऐसे बना होता है, ऐसे। जब भी आप बुक में देखते हो, आप अपने स्क्रीन पर देखें तो इस तरीके से बना होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंटा, ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे इस तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंटा ऐसे बना होता है। अब देखो इसमें इसकी अगर बात करें, किसकी बात करें? इसकी, तो ये है इंस्ट्रूमेंटा, जो उसके अंदर ये पोर दिख रहा है, इसको इंस्ट्रूमेंटा कहते हैं। जो रेड कलर से सेल दिख रही, इन रेड कलर वाली सेल्स को बेटा बोलते हैं गार्ड सेल, इनको बोलते हैं हम लोग गार्ड सेल, ठीक है। जो ये पर्पल कलर से दिख रही, इनको हम लोग कहते हैं सबसिडियरी सेल, इनको हम लोग बोलते हैं सबसिडियरी सेल्स। अब बात यह आती है कि सर इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या होगा, तो इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटस ओनली, इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेशन ओनली, मतलब केवल इतना इंस्ट्रूमेंटल होता है। इंस्ट्रूमेंटल अपर्चर एंड गार्ड सेल, ये और ये मिला के होती है। सब्सिडियरी सेल्स ये भी होती है इसमें। सही आंसर जानते हो क्या होगा? जो पूरा ये बना हुआ है, जो ये पूरा फिगर बना हुआ है, इस पूरे फिगर में क्या क्या दिख रहा है आपको? स्टोमेटा, गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल तीनों आपको दिख रही। तो इन तीनों को मिला करके बेटा हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटस। सही आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ, यानी 2 एंड 3। 2 एंड 3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटर भी है, गार्ड सेल भी है और सब्सिडियरी सेल्स भी, तीनों मिला करके इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटस। रंध्र तंत्र, हिंदी में बोलते हैं रंध्र तंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। epidermal cells modified to form trichome only, trichome, root hair, stomata, trichome, root hair, subsidiary cells। ये भी लर्निंग क्वेश्चन है कि जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं। अभी क्या बताया था मैंने कहा था कि स्टेम में एपिडर्मिस पाई जाएगी, लीफ में एपिडर्मिस पाई जाएगी। तो जब ये किस में होगी, जैसे हम ये मान लेते हैं कि किसी भी स्टेम की एपिडर्मिस है, ये इस तरीके से ये स्टेम की एपिडर्मिस है, तो जब स्टेम में होगा तो इसमें बेटा ये इस तरीके से ये ट्राइकोम पाए जाएंगे, मल्टीसेलुलर हेयर। अगर ये लीफ की एपिडर्मिस होगी तो लीफ की एपिडर्मिस में इस तरीके से ये बीच बीच में यहाँ पर अपर्चर पाए जाएंगे, और वो बीच में पाए जाने वाले अपर्चर को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा भी है बेटा, यहाँ पर ट्राइकोम भी है, समझ गए। अब इसके सही आंसर की बात करो तो ट्राइकोम भी पाया जाएगा। अब अगर रूट हेयर की बात करो तो अगर मान लेते हैं कि रूट की एपिडर्मिस है, तो रूट की एपिडर्मिस पर मोनोसेलुलर, इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो कि मोनोसेलुलर यहाँ पर ऐसे रूट शेयर पाए जाते हैं। तो जो सेल हैं वो बनाती तो सभी कुछ है इसमें, लेकिन चूंकि एपिडर्मिस पूछा था उसने, एपिब्लेमा नहीं पूछा, तो रूट नहीं होगा। क्या क्या पाया जाएगा? ट्राइकोम, सॉरी एपिडर्मिस की बात की गई यहाँ पर, तो सारी चीजें ट्राइकोम भी बनाएगा, स्टोमेटा भी बनाएगा और रूट हेयर भी बनाएगा। तो सारी चीजें जो है वो एपिडर्मिस या एपिब्लेमा के क्या है? मॉडिफिकेशन। चलिए बेटा आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्राइकोम आखिर मिल ही गया, ये बार बार ये आ रहा था ट्राइकोम। थोड़ा सा हिंदी में भी देख लें इसको, 1 मिनट के लिए हिंदी देख लें। ट्राइकोम तने पर मौजूद होते हैं और बहुकोष्ठीय होते हैं, जड़ पर मौजूद होते हैं और बहुकोष्ठीय होते हैं।
तने पर मजबूत होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, जड़ पर मौजूद होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। इसी बात को हम इंग्लिश में देखेंगे। क्वेश्चन बड़ा था बेटा, एक साथ नहीं आ पाया। प्रेजेंट ऑन स्टेम एंड आर मल्टीसेलुलर, प्रेजेंट ऑन रूट। देखो मेरे को तो अगर देखो तो बार बार मैं अभी कह रहा था आपसे कि ये स्टेम पर पाए जाते हैं और ये बेटा कैसे होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कई बार ट्राइकोम की बात कर चुके हैं, इसलिए इस पर अभी कोई एक्सप्लेन नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑल टिश्यू आर इंक्लूडेड इन ग्राउंड टिश्यू एक्सेप्ट कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकिल और एपिडर्मिस। देखो यहां पर एक छोटा सा चार्ट में बना रहा हूं, देखना जरा। अगर हम ग्राउंड टिश्यू की बात करें, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें अगर बेटा हम, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो बेटा आता है कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर क्या आता है, इसके बाद आएगा इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद क्या आता है, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद क्या आएगा, पेरिसाइकिल के बाद क्या आएगा, पिथरे, पिथरे आएंगी, और पिथरे के बाद क्या आएगा, पिथ आएगा, ठीक है। कई बार हाइपोडर्मिस भी इसमें होती है, तो हाइपोडर्मिस भी यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टेम में हाइपोडर्मिस भी हो सकती। तो अब देखो क्या कह रहा कि ऑल टिश्यू आर इंक्लूडेड ग्राउंड टिश्यू एक्सेप्ट, तो कॉर्टेक्स आएगा, पिथ भी आएगी, पेरिसाइकिल आएगा, क्या नहीं आएगा, एपिडर्मिस नहीं आएगा। अब एपिडर्मिस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एपिडर्मिस खुद में अपने आप में एक टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं इसको, है ना। तो ये कभी भी किसका पार्ट नहीं है, किसका पार्ट नहीं, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं है, भरण ऊतक का भाग नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। चलो इसको ठीक तो करा ही नहीं यार, बाद में कहोगे क्या था। तो इसका आंसर है बेटा ये। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन लीव्स मेसोफिल प्रेजेंट इन, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो लीफ की अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा, ये मान लेते हैं कि लीफ है और लीफ का ये अपर एपिडर्मिस और ये किसी लीफ का लोअर एपिडर्मिस है, इस तरीके से ऐसे। तो मीजोफिल की बात कर रहा, बीच में ये इसके ग्राउंड टिश्यू होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू, ये जाइलम होता है, नीचे इसके फ्लोएम होता है। यहां पर जो बाकी सेल्स आप देख रहे हो, ये सेल्स ये आप देख रहे हो यहां पर, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको, मीजोफिल सेल्स कहते हैं। ये हमारी हैं मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल सेल्स कहाँ पाई जा रही, मीजोफिल सेल्स की अगर बात करो तो पाई कहाँ जा रही, ग्राउंड टिश्यू में पाई जा रही, क्योंकि तीन ही टिश्यू सिस्टम है, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया, ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गया। तो जो बीच का ये वाला पार्ट बच रहा है, ये पार्ट क्या है, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। एक फिगर दिखाया जा रहा है, द गिवन फिगर कैन बी वेस्कुलर बंडल ऑफ, ये ऐसे दिखाया गया, ये आप देख रहे हो, ये फिगर दिखाया गया, दिया गया चित्र। वेस्कुलर बंडल हो सकता है किसका, सूरजमुखी का, घास का, सूरजमुखी की जड़ का, घास की जड़ का। बड़ा आसान सवाल है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके साथ हो रहा है तो आप इसको ध्यान रखो कि जब भी वेस्कुलर बंडल ऐसे बना हो, हम थोड़ा सा क्लियर बना दें यहाँ पे, ऐसे कि बीच में ये सी यानी कैम्बियम और ये एक्स यानी जाइलम और ये आपका पी, ठीक है, ABCFC में लिखा था ना। तो इसका ए क्या है, फ्लोएम है, बी क्या है, इसका कैम्बियम है, एक्स क्या है बेटा, जाइलम है। तो ये जो वेस्कुलर बंडल है ये पाया जाता है, ये क्या है, ये कैसा वेस्कुलर बंडल, इसको हम कहते हैं कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप। ये कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल है। और इस प्रकार का वेस्कुलर बंडल कहां पाया जाता है, हमेशा ध्यान रखो, डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, डाइकॉट स्टेम में हमेशा पाया जाता है।
ठीक है। अब हमें इस ऑप्शन में देखना कि डाइकॉट स्टेम है कौन। तो सूरजमुखी, एक मिनट जरा इंग्लिश में ले चलते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। हाँ, क्या लिखा हुआ है? सूट ऑफ सनफ्लावर, यानी सूरजमुखी का तना, सूट ऑफ ग्रास। तो ग्रास की अगर बात करें तो ग्रास तो मोनोकाट है, तो ये तो होने ही नहीं, ग्रास मोनोकाट। रूट ऑफ सनफ्लावर, तो रूट क्या है? रूट में तो मैंने बताया ही नहीं, मैंने तो कहा कि डाइकॉट स्टेम में होता है, तो इसमें भी नहीं होगा। रूट ऑफ ग्रासेस फिर आ गया, नहीं भाई इनमें से कोई नहीं होगा, तीन में से क्या होगा? ये कौन होगा? सूट ऑफ सनफ्लावर। चूंकि सनफ्लावर है क्या? सनफ्लावर बेटा एक डाइकॉट स्टेम है, समझ गए? तो कभी भी किसी भी डाइकॉट स्टेम की बात की जाए तो उसमें कंजॉइंट संयुक्त कोलेटरल जाइलम और फ्लोएम में जुड़े हुए ओपन मतलब कैम्बियम पाया जाता है। इस टाइप का वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा। किसी भी डाइकॉट की बात की जाए, सूरजमुखी की बात करो, चाहे पीपल, पाकड़, बरगद है, सरसों, बैंगन, किसी की भी बात करो, वेस्कुलर बंडल ऐसा ही होगा जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बेटा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मजेदार भी है। सुपेरिन इज डिपॉजिट ऑन। देखो किसी भी पौधे में अगर सुबेरिन की बात की जाए, कहीं भी अगर सुबेरिन की बात की जाए तो सुबेरिन एक ही जगह होती है और वो होती है इंडोडर्मिस में। कहाँ होती है? इंडोडर्मिस। और बेसिकली इंडोडर्मिस ऑफ रूट में होती है, ये हमेशा ध्यान रखो। ये एक बेसिक बात आपको बताई गई कि अगर सुबेरिन की बात की जाए तो इंडोडर्मिस में पाई जाएगी, वो भी किसके? रूट की। स्टेम में इंडोडर्मिस बहुत क्लियर नहीं होती है या एब्सेंट होती है, लिखा रहता है। अब जो इसका क्वेश्चन है, अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें यहां पर तो इस सर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर जो बात कर रहे हैं हम, तो टेग्नेंशियल वाला एपिडर्मल सेल तो एपिडर्मिस में तो होता ही नहीं, इंडोडर्मिस में होता, बता दिया। रेडियल वाला कॉर्टिकल सेल तो यहां भी नहीं होता है। टेग्नेंशियल वाल ऑफ इंडोडर्मिस सेल्स, टेग्नेंशियल वाल है कहां? देखो ये मान लेते हैं कि बैरल शेप्ड ये जो सेल होती हैं, ये ढोलक के आकार की सेल्स होती हैं, ऐसे ऐसे ये इंडोडर्मल सेल्स होती हैं। अब इसमें से सर टेग्नेंशियल वाल कहां पे है? तो बेटा ये यहां पे सुबेरिन जमा होती है, जिसकी वजह से जैसे इसके ऊपर मान लेते हैं कि ये एपिडर्मस, इसके ऊपर वाले टिश्यू हैं सेल्स के, सेल वाल है, टिश्यू नहीं सेल वाल है। तो इस तरीके से ये सेल वाल को ब्लॉक कर देती है, ऐसे ऐसे ब्लॉक कर देती है ताकि पानी एक सेल से दूसरे सेल में डायरेक्ट ना जाने पाए। तो ये हमारा सुबेरिन होता है, यहाँ पर ये सुबेरिन जमा होता है। आंसर अगर देखो तो बेटा थर्ड है इसका। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की, फटाफट चलते रहिए, रुकना नहीं है। The substance that Caspian strip is made up of it। देखो एक बात सुनो यहाँ पर, अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि, हाँ जी सर, तो हम लोग बात कर रहे थे कि the substance that Caspian strip is made up of। तो सबसे पहले तो यही बात करें कि Caspian strip कहते हैं किसको। देखो अभी भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इंडोडर्मिस की। तो इंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स में सुबेरिन की पट्टिकाएं जमा होती हैं, जिसको साइंटिस्ट कैस्पेरिन, ये बताया था ना भी, टेग्नेंशियल वाल पर ऐसे सुबेरिन जमा होती या वैक्स जमा होती है ना। तो जो ये सुबेरिन थी, ये सुबेरिन की लेयर बताई थी पिछले क्वेश्चन में, इसी को हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरी साइंटिस्ट थे, उनके नाम क्या था। और ये कैसी बताई थी मैंने क्या कहा था कि वाटर के लिए इम्परवियस है, ठीक है, जल के लिए अपारगम्य है। तो किसकी बनी होगी? वैक्स की, सीधी सी बात। चलिए बात करें अगर अगले क्वेश्चन की। देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन कह सकते हो इसको, और याद करना पड़ेगा, इसको ध्यान रख लेना। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट इन डाइकॉट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ
आकर्षक किससे निकलती। अब पूछ क्या रहा, पहले तो ये समझो, जैसे एक ये मेन रूट है, एक ये मेन रूट है। अब इससे ये जो लेटरल रूट निकल रही है, ये लेटरल रूट कहाँ से निकल रही है? तो इसका सही आंसर है बेटा पेरिसाइकिल से हमेशा लेटरल रूट बाहर की ओर निकलती है। समझ गए बात को? तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि इनिशिएशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इन रूट इन डाइकॉट रूट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स फ्रॉम थिन वॉल पेरेन्काइमा सेल्स, thick wall collenchyma cells, thin wall endodermal cells, thick wall parenchyma cells. Vascular cambium in root during secondary growth कहाँ से होगा? देखो इसका सही आंसर जो है ना बेटा, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं ये क्या बनाती है? हमारा वेस्कुलर कैम्बियम आगे का बनाती है। और क्यों ऐसा होता है, इसके लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल पर। और मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बेटा सब्जेक्टिव भी पढ़ाता हूँ। केवल यही नहीं है कि मैं केवल क्वेश्चन ही कराता हूँ, क्वेश्चन तो तब कराऊंगा ना पढ़ाऊंगा पहले, है ना। तो इसके बारे में आपको क्लास में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो क्लास को भी ज्वाइन करें और साथ साथ आप MCQ भी करते रहें, क्योंकि बिना क्लास किए आपको MCQ नहीं होंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बात करें। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन डाइकॉट रूट इज कॉल्ड इंडोडर्मिस। बिल्कुल लर्निंग क्वेश्चन, सीधा सीधा इसमें आ जाएगा कि इंडोडर्मिस होता है। ठीक है, अब चले अगले क्वेश्चन की ओर। लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों आज फिर एक DPP सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अपना स्लोगन पुराना, जो MCQ करेगा वो डॉक्टर बनेगा। तो बेटा भीम बैच में आज हम लोग बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 9 नंबर DPP की, और बहुत ही प्यारे और अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम। तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको कि जब भी बात पूछी जाए करेक्ट इनकरेक्ट की, तो आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले ऊपर ध्यान दें कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। इस पर हम विशेष फोकस यहाँ पर करेंगे। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इज करेक्ट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ER गोल्गी बॉडी लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी ER लाइसोसोम, न्यूक्लियस गोल्गी बॉडी लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ER गोल्गी बॉडी लाइसोसोम। देखो यहाँ पर आपको इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में एक बात बताई गई थी हमेशा कि जो लाइसोसोम होता है बेटा, वो हमेशा ध्यान रखो कि इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पर सबसे पहले ER होगा, ER से गोल्गी बॉडी बनेगी और गोल्गी बॉडी से ये L फॉर लाइसोसोम बनेगा। तो चलिए देखते हैं कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है इसमें, ER गोल्गी बॉडी लाइसोसोम पहला ऑप्शन बेटा दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हम लगाएंगे कि लाइसोसोम किससे बनता है, गोल्गी बॉडी से बनता है। और गोल्गी बॉडी किससे बनता है, लाइसोसोम से। गोल्गी बॉडी किससे बनता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। फटाफट वाला प्रोग्राम होता है, ध्यान से। लाइसोसोम आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, गोल्गी apparatus, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड गोल्गी apparatus, मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ER। देखो लाइसोसोम वेसिकुलर संरचनाएं जो पैकेजिंग की प्रक्रिया से बनती हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि लाइसोसोम किससे बन रहा है, लाइसोसोम से गोल्गी बॉडी से बना कि नहीं बना, बनता है ना। तो गोल्गी बॉडी कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेनस, एक झिल्ली वाली संरचनाएं हैं। क्यों, क्योंकि पूरा इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ER, GB, लाइसोसोम और वैक्यूल्स सभी के सभी सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं। ऑप्शन पर बात की झिल्ली से बंधा हुआ गल्जी उपकरण, तो यही आंसर सही है इसका बेटा कि हमेशा लाइसोसोम झिल्ली से बंधे हुए क्या हुआ, मेम्ब्रेन बाउंडेड
गोल्गी ऑपरेटस से बनते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड गोल्गी ऑपरेटस होता ही नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया से कोई लेना देना नहीं है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ईआर होते ही नहीं। समझ में आई बात? चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एज दे रिलीज हाइड्रोलेस दैट डाइजेस्ट ओल्ड एंड डैमेज सेल द टर्म सुसाइड बैग, इट इज aptly used by cell biologist for गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, प्रीऑक्सिसोम, चूंकि हाइड्रोलेस छोड़ते हैं, चूंकि वे हाइड्रोलेस छोड़ते हैं जो पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पचाते हैं। सेल जीव विज्ञानियों द्वारा सुसाइड बैग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? दुनिया भर को ये बात पता है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि ये कभी कभी क्या करते हैं, पुरानी कोशिकाओं, पुराने अंगों या अपनी ही जो वेस्टेज सेल्स होती हैं उनमें बर्स्ट होते हैं। इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑर्गेनेल सेल्स आदि को डाइजेस्ट करके कर देते हैं। समझ गए? तो सेल मर गई तो ये खुद भी मर जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग या आत्महत्या का थैला कहते हैं। क्लियर हो गया? आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? लाइसोसोम को ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आज के नए क्वेश्चन पर। लाइसोसोम, आज तो सारे क्वेश्चन लाइसोसोम पे ही आ गए यार। लाइसोसोम आर रिजर्वायर स्टोर हाउस ऑफ। लाइसोसोम किसके भंडार है? सीधी सी बात है, किसके भंडार है बेटा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के। ऐसे एंजाइम्स जिनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप जल का अपघटन होता है, यानी प्रोडक्ट के साथ साथ जल भी निकलता है। यानी डाइजेशन में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। एक इसका एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे आप यहां पर लिखते हो कि C6H12O6 प्लस 6O2। अब यहां पर ये एंजाइम होते हैं और एंजाइम के बाद ये बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। अब ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन है? श्वसन की रिएक्शन है। इस रिएक्शन में सबसे खास बात हम क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट यहाँ पर एनर्जी है, प्रोडक्ट यहाँ पर CO2 है, लेकिन इसमें जल भी बाहर निकला है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो एंजाइम, जिन एंजाइम्स की उपस्थिति में प्रोडक्ट के साथ साथ जल भी रिलीज होता है, ऐसे सभी एंजाइम्स को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। हाइड्रो का मतलब है जल और लाइटिक का मतलब होता है निकलना, टूटना, घुलना, ये सब इसके नाम होते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट, यानी अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा लाइसोसोम की विशेषताओं को दर्शाता है? लाइसोसोमल एंजाइम फंक्शनल इन एसिडिक मीडियम, रिड्यूस द हाइड्रोलेस एक्टिविटी, डबल मेम्ब्रेन इनवेलप, ऑल ऑफ दिस। देखो सीधी सी बात है कि यहां पर सबसे पहला जो लिखा हुआ है कि लाइसोसोम हमेशा, जो लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये लाइन एनसीईआरटी की है और आप इसे भूल नहीं सकते हो कि जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो कि कहां पर पाए जाते हैं, जो कि कहां पे पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं बेटा? लाइसोसोम में। वो सब कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्लियर हो गई बात सारी? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलाइसिस ऑफ। ये जो ऑटोलाइसिस यहां पर लिख दिया गया, ऑटोलाइसिस का मतलब है कि वही स्वयं को नष्ट करना। ऑटोलाइसिस दोनों में, हिंदी में भी ऑटोलाइसिस इसने लिख दिया, यहां पर भी लिख दिया। इसका मतलब है स्वयं को नष्ट करना। ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है जो अपनी ही कोशिकाओं का भक्षण करते हैं, अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करते हैं? सीधी सी बात है यार कि वो कौन सा होगा? वो होगा लाइसोसोम। ठीक, क्योंकि यहां पर जो डिप्टियोसोम है ये गोल्गी बॉडी है, प्रीऑक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम ये कोई ऐसा काम नहीं करते ऑटोलाइसिस, क्योंकि स्वयं का भक्षण। अभी सुसाइडल बैग भी बात यही थी, यही बात ये भी है। क्लियर हुआ? बस वही क्वेश्चन यहाँ पर बेटा घूम के आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें अगर यहाँ पर, तो रीड द गिवन
Read the given statement regarding a cell organelles. It contains water-soluble excretory product and other unwanted materials. It is bounded by single membrane called tonoplast. In plant cell, it can occupies 90% of the cellular volumes. The above features are attributes. सारी लाइनें एनसीईआरटी की लिखी हैं बेटा, और ये सारी लाइनें किसके लिए हैं? वैक्यूल्स के लिए हैं। किसी भी कोशिका में पाई जाने वाली रिक्तिकाओं के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का जल वाटरशेप एक ही में कॉमन है। देखें, एक जलीय द्रव भरा होता है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इसके अलावा कोशिका के अनावश्यक पदार्थों को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। दूसरी लाइन क्या थी कि जो रिक्तिकाएं होती हैं वो एक इकहरी झिल्ली के द्वारा घिरी होती हैं, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तीसरी बात, पादप कोशिकाओं में कई बार जो रिक्तिकाएं होती हैं वो पूरी कोशिका का 90% भाग तक घेर लेती। क्लियर हो गया? तो ये सारी के सारे तीनों स्टेटमेंट किसके साथ जा रहे हैं? वैक्यूल्स के साथ या रिक्तिकाओं के साथ जा रहे हैं। चलिए, एक बहुत ही बिंदास क्वेश्चन अब आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। मैच कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर देखिए, एक तरफ दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एसईआर, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, दूसरी तरफ इनके काम दिए गए। तो एसईआर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले क्या है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड डबल मेम्ब्रेन सेमी ऑटोनॉमस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो यहां पर अगर आप जाएंगे तो देखो, यहां पर अगर आप जाएंगे तो सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रहा है, किसके साथ जा रहा? फ्लूइड मोज़ेक के साथ जा रहा कि नहीं जा रहा? फ्लूइड मोज़ेक के साथ, क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय मिस्टर सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। सीधे सीधे जा रहा है। अब एसईआर, आरईआर और एसईआर दो प्रकार की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। तो आरईआर क्या कर रहा था? आरईआर करता था प्रोटीन सिंथेसिस, और एसईआर क्या कर रहा था? लिपिड सिंथेसिस। क्या इधर कहीं लिपिड है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड बिल्कुल मिल गया है। तो एसईआर जाएगा बेटा इसके साथ। एसईआर किसके साथ जाएगा? एसईआर जाएगा सिंथेसिस ऑफ लिपिड के साथ। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहां पे बताई थी मैंने? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स फाउंड इन द प्रोटोजोन्स लाइक द अमीबा एंड हेल्प इन द ऑस्मोरेगुलेशन। ये अमीबा जैसे प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं और साथ ही साथ समस्थापन का कार्य करते हैं। तो काम दिया गया है, एग्जाम्पल अमीबा दिया गया है। सीधी सी बात है कि ये हो जाएगा, इसके अंतर्गत कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हो जाएगा अमीबा में। अब बच रहा है एक, तो इसमें क्या करना है? इसको आंख बंद करके लगा दो यार, अब तो वही होगा। आंख बंद करके नहीं लगाना, समझना भी है कि हमेशा क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो दोहरी झिल्ली वाला सेमी ऑटोनॉमस, यानी कोशिका के अंदर स्वयं में विभाजित होने वाला एक ऑर्गेनेल्स होता है। तो हमारा बन रहा है, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है हमारा पहले का तीसरा। तो पहले का तीसरा किसमें है? एक ही में है यार। क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल इजी था। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल बेटा सही जा रहा है। समझ में आई बात पूरी? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है बीच ऑफ द मिसमैच पेयर। वेरी गुड क्वेश्चन। इनमें से कौन सी जोड़ी बेमेल है, उसको पहचानना है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, गोल्गी ऑपरेटर डिस्कवर्ड बाय पालाडे, माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, लाइसोसोम एक्ट एज सुसाइडल बैग। यार एक चीज मुझे लग रही इसमें, ये वाला सेकंड वाला गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कवर्ड बाय पालाडे नहीं, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। क्या बताया था मैंने यहाँ पर कि गोल्गी ऑपरेटर्स की खोज किसने की थी? गोल्गी ऑपरेटर्स, ये वाला देखो ना, ये वाला, ये गड़बड़ लग रहा है ना? इसमें क्या होना चाहिए था? यहां होना चाहिए था पालाडे की जगह पर कैमिलो गोल्गी। तो ये सही होता है। इसका मतलब पूछ क्या रहा था? मिसमैच। तो यही भैया मिसमैच नंबर 2 है। यहां पर ध्यान दें, ये वाली बात जो है यहां पर मिसमैच है। क्लियर हो गया? क्योंकि आप पालाडे नहीं, यहां पर क्या था? कैमिलो गोल्गी होना चाहिए था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है रिफर टू द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। रिफर टू द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए टाइप ऑफ
cell organelles, they are colorless. The inner membrane comprises of fold called cristae. They are produce carbon dioxide, water by the breaking down of organic food. The above features are attributes to mitochondria. इंग्लिश मीडियम वाले तो तुरंत समझ गए, अब जरा हिंदी मीडियम वाले समझ लें कि ये तीन कथन जो दिए गए ये इनमें से किस कोशिकांग के लिए सही है। पहला क्या लिखा कि ये हमेशा कलरलेस होते हैं और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के लिए या कोशिका में देखने के लिए उसे जेनिस ग्रीन नाम की वाइटल डाइस से क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। दूसरा, द इनर मेम्ब्रेन कंप्राइजेस फोल्ड ऑफ क्रिस्टी। बच्चे भी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड होकर के क्रिस्टी बनाती है और सरफेस एरिया को इंक्रीज करती ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ज्यादा जगह और ज्यादा एंजाइम मिल सके। दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। आपको बार बार बताया गया, बार बार कहा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीश्वसन का स्थल है जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों यानी ग्लूकोज का दहन होता है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती। तो आई थिंक अब आप हिंदी वाले भी समझ गए कि ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के सारे कैरेक्टर हैं। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लिया, माइटोकॉन्ड्रिया हाजिर भी हो गया। The given cell organelles is involved in the process of aerobic respiration, anaerobic respiration, photosynthesis, formation of glycolipid। देखो जब आपको आने लगता है ना तो आंसर आने में 10 सेकंड का समय लगता है। देखो दिया गया ये जो डायग्राम है ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो ये अभी बार बार मैं क्या कह रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा ऑक्सीश्वसन का स्थल है और ऑक्सी ही क्या है, ऑक्सी को ही यहाँ पर हम कह रहे हैं एरोबिक रिस्पिरेशन या वायवीय श्वसन एक ही बात। एनारोबिक रिस्पिरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं, फोटोसिंथेसिस प्लास्टिड्स कराते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स कौन बनाता है, एचसीआर बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, वायवीय श्वसन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। कुछ बड़ा बड़ा सा दिख रहा है भाई, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, 10 सेकंड में आएगा। Which of the following observation most strongly support the view that mitochondria contain electron transport enzyme aggregate into compact association? Mitochondria have a highly folded inner membrane. फिर लिखा है addition of mitochondria yields membrane fragments which are able to synthesize ATP. A contractile protein capable of utilizing ATP has been obtained from mitochondria. Mitochondria in animal embryos have a tendency to concentrate in cell which are to become locomotory structure. देखो ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े दिख रहे हैं लेकिन पहले बात को समझो, ये पूछ क्या रहा है। Which of the following observation most strongly support the view that mitochondria contain electron transport enzyme aggregated into compact association? वो कह रहा है कि ये जो 3 सेंटेंस यानी 4 सेंटेंस दिए गए हैं इनमें ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो सबसे ज्यादा इस बात का समर्थन करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया है हाईली फोल्डेड इनर वॉल। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यील्ड मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स व्हिच आर एबल टू सिंथेसाइज एटीपी। बिल्कुल ये आंसर आपका सही जाएगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। लो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा दिख रहा है मेरे को। ऐसे क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तो उम्मीद छोड़ दो कि सिलेक्शन होगा। सिंगल चॉइस क्वेश्चन आजकल नहीं आते। 2023 का पेपर में रोज कहता हूं उठा के देखो। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में इन कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का जवाब दीजिए। These are the site of aerobic respiration। मेरे को ये वाला बिल्कुल सही लग रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रिस्पिरेशन की साइट है, सही हो गया। दूसरा, मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ए फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, 70s राइबोसोम, हमको ये भी सही लग रहा है। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया
सेल के अंदर विभाजित होते हैं और वो विभाजन जो होता है वो फिशन के द्वारा ही होता है। अगला पॉइंट, आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म क्रिस्टी दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमेशा इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनाती है। ऑप्शन में देखो तो पहला दूसरा नहीं है, अब क्या आना चाहिए ऑप्शन में, पहला दूसरा तीसरा आना चाहिए। किसमें आ रहा 3 नंबर में, तो इसके ऊपर वाले तीनों सेंटेंस सही है, चौथा बेटा गलत है। चलिए बात करेंगे अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 की। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दोबारा से ध्यान दी, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। पहला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक हम स्पेशल वाइटल डाइस से स्टेन नहीं करेंगे तब तक नहीं दिखेगा। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से सही है। दूसरा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। ये बात भी 100% सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित संख्या जो होती है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्रियाशील अगर कोशिका क्रियाशील अधिक है तो उसे अधिक एनर्जी एटीपी की जरूरत है, तो अधिक एटीपी की अगर जरूरत है तो अधिक माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ेगी। अगर कम फिजियोलॉजिकली एक्टिव है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल हमेशा कम होगा। एनसीईआरटी की लाइन है यार। हाँ, अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया अ पावर हाउस ऑफ सेल हैज डीएनए आरएनए राइबोसोम एंजाइम सो इट कैन सर्वाइव आउटसाइड द सेल। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत है। कभी भी ये सेल के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेल विद इन सेल। कोशिका के अंदर तो विभाजित हो सकता है, कोशिका के अंदर तो ये अपनी प्रोटीन बना सकता है, लेकिन कोशिका के बाहर नहीं। ये वाली बात बिल्कुल गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेंटेंस आया था, उसको राइट किया गया था। तो भाई इसमें इनकरेक्ट केवल कौन है, 3 नंबर। और 3 नंबर में भी सबसे ज्यादा गलत बात क्या इसने लिख दी, इट कैन सर्वाइव आउटसाइड द सेल। ये बात सबसे गलत लिखी, इट कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द सेल, तो ये करेक्ट होता है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, क्रोमोप्लास्ट हैव वाटर सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन। सही है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, दोबारा पढ़ते। क्रोमोप्लास्ट है वाटर सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, बिल्कुल 100% सही है। दूसरा, कैरोटीनॉइड पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन है प्लास्टिक से, हालांकि पढ़ाया नहीं मैंने इसको अभी, लेकिन पूछ लिया। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रोटिएस्टा। अब इसमें मैच कराना है, तो सबसे पहले हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट में के हिसाब से अगर जाओगे तो स्टोर कार्बोहाइड्रेट नहीं करता, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता, सोडियम पोटेशियम पंप भी नहीं चलता। फिर फूड वैक्यूल्स नो सर, हाँ डीएस सर्कुलर डीएनए प्रेजेंस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ। तो इसका बेटा हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज देखो और जल्दी करना सिखाते हैं आपको कि कैसे मैचिंग कराई जाती है जल्दी से जल्दी। अब पहला अगर तुमने मैच कर लिया तो इधर देखो ए के साथ चौथा है कोई, तो 2 ऑप्शन ऊपर वाले हटा दो, अब केवल इन्हीं पर सोचना। अब बी वाले को देखो, बी वाले में देखो क्या है, एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ये सही है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ये बिल्कुल बात सही है। तो बेटा अब क्या हो गया कि बी का फर्स्ट किसमें आ रहा, इसमें आ रहा, तो ये सी और डी अपने आप हो जाएंगे, मिला के देख लेना। यानी इसका आंसर जाएगा थर्ड, इसका आंसर जाएगा थर्ड। केवल मैंने 2 मैच किए
और फिर ऑप्शन आप चेक करते रहा करो कि इसमें सबसे सही कौन जा रहा। आप देखो, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, देखो सी, देखो सी का सेकंड आएगा। सी का सेकंड क्यों आएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल क्या था, सोडियम और पोटेशियम पंप इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बात की जाए प्रोटिएस्टा की, तो प्रोटिएस्टा से क्या लेने देना, फूड वैक्यूल होती है, चलो ठीक मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी, वैसे तो हम तो दो ही मिलाते हैं हमेशा, अपने आप बाकी मिल जाता, बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें चारों मिलाने पड़े, रेयर में कभी ऐसा होता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। रेड कलर ऑफ चीफली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। देखो यहां पर एक बात समझो कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये हमेशा हमको देता है ग्रीन कलर। कैसा देगा, ये हमेशा देता है हमको ग्रीन कलर। और जो क्रोमोप्लास्ट है ये हमें देता है वेरियस कलर। और एमाइलोप्लास्ट हमेशा होता है कलरलेस। तो सीधी सी बात है कि चीफली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सा कलर, रेड, क्रोमोप्लास्ट देगा भैया, सेकंड आंसर आएगा इसका, कि हमेशा हरे रंग को छोड़ करके बाकी जितने भी रंग किसी पौधे में होते हैं वो सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट के द्वारा ही होते हैं। तो समझ गए होंगे अब तक। चलिए बात करें अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करोगे यहां पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, इसमें से सबसे ज्यादा करेक्ट मैच कौन सा है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, इलायोप्लास्ट स्टोर फैट एंड ऑयल्स, एलिरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। मुझे तो शायद सारे के सारे सही लग रहे हैं, ये सारे के सारे सही हैं क्रम से। और ये जो यहाँ पर एमाइलो, इलायो और एलिरोप्लास्ट है, ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे के सारे ल्यूकोप्लास्ट के यानी अवर्णी लवक के भाग हैं, अवर्णी लवक के भाग हैं। समझ गई, पूरी बात को समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एलिरोप्लास्ट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ प्लास्टिड्स। अभी अभी क्या पता है हमें, ये किसके पार्ट है बेटा, ये बेटा हमेशा ल्यूकोप्लास्ट के पार्ट है। किसके पार्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट के पार्ट है, राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20 नंबर की। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। सेल वाली स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, सेंट्रल वैक्यूल्स स्टोरेज करती है, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोरेज करता है, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी एक्टिव ऑफ एल्केलाइन पीएच। अरे यार ये बिल्कुल गलत बात है, ये तो हमारा छोटा छोटा बच्चा बता देगा कि हमेशा कहाँ पे करता है, एसिडिक मीडियम में करता है, एसिडिक मीडियम में करता है। कहाँ पे करता है, एसिडिक मीडियम में करता है। तो बच्चों इसी के साथ आज की डीपीपी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, खुद भी जुड़े रहिए और नए साथियों को अपने साथ जोड़िए। मिलते हैं, बाय बाय। फिर से एक बार स्लोगन सुन लें कि जो एमसीक्यू करेगा बेटा वही डॉक्टर बनेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों अपने भीम बैच के अगले एपिसोड में आज हम लेकर के आए हैं एक नई डीपीपी। आज का टर्न किसका है, डीपीपी का। 246 में डीपीपी 135 में बच्चों रहती है क्लास। 246 का मतलब समझ गए, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार की क्लास जो होगी ये आपकी होगी डीपीपी की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे आगे, आज की डीपीपी की। तो आज की डीपीपी है हमारी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नंबर 7, यानी इसके पहले आपको 6 डीपीपी और इस चैप्टर में कराई गई है। तो अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो इसे देखने के साथ साथ पिछली वाली डीपीपी भी जरूर देखेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने ये स्क्रीन पे रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज रॉन्ग अबाउट द गार्ड सेल, दे आर मॉडिफाइड ग्राउंड टिश्यू, दे आर क्लोरोफिलस, its outer wall is thin and inner wall is highly thick and they regulate stomatal movement for the transpiration and gaseous exchange। देखिए बेटा एक बात समझो, सबसे पहली बात यहाँ पर जो समझने वाली है वो ये है कि कभी भी
ये ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं होता। चूंकि स्टोमेटा फाउंड इन कहां पे पाए जाते हैं, हमेशा स्टोमेटा इपिडर्मिस में पाए जाते हैं। तो बेटा ये इपिडर्मिस का पार्ट है, कभी भी ये किसका पार्ट नहीं हो सकता, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं होगा। तो यहां पर पहला पॉइंट ही गलत है। अब बात करेंगे हम कि यहां पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्यों सही है। चलिए दूसरी बात क्या लिखी, दे आर क्लोरोफिलस। हमेशा बेटा यहां पर जो सेल होती है, ये सेल इस तरीके से यहां पर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, यहां पर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के साथ साथ यहां पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी यहां पर पाए जाते हैं। हमेशा यहां पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो दे आर क्लोरोफिलस, क्योंकि ये किसका मॉडिफिकेशन है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। चलिए बात करें अगले वाले की, इट्स आउटर वॉल थिन, इट्स आउटर वॉल थिन एंड इनर वॉल हाईली थिकेंड। अब यहां पे देखो, ये आउटर वॉल है इसकी, ये देख रहे हो ना, ये इसकी आउटर वॉल है। और आउटर वॉल कैसी दिख रही है आपको, थिन दिख रही। और ये कैसी दिख रही, ये इनर वॉल है। तो ये इनर वॉल जो है ये कैसी है, थिकेंड है कि नहीं, इनर वॉल कैसी है, इनर वॉल आपको थिक दिख रही। तो इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब बात करें चौथे की, तो दे रेगुलेट स्टोमेटल मूवमेंट फॉर द ट्रांसपायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। तो ये जो गार्ड सेल होती है, ये टर्गिड और फ्लैसिड हो करके स्टोमेटा को खोलती और बंद करती। स्टोमेटा खोलेगा ट्रांसपायरेशन होगा, स्टोमेटा बंद होगा ट्रांसपायरेशन बंद हो जाएगा। तो द गवर्निंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंप्लीटेड बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटल सेल्स और द गार्ड सेल्स। क्लियर हुआ। तो सेकेंड, फोर्थ एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है बेटा, और फर्स्ट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमेशा गार्ड सेल एपिडर्मिस सेल का मॉडिफिकेशन है, ना कि ग्राउंड टिश्यू का। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ। अभी आप इसके ऑप्शन पे मत जाइए, जरा पहले हमारे इस चार्ट को देखिए। चार्ट हमारा कह रहा है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन कौन आता है, हाइपोडर्मिस, और इसके बाद जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ और पिथरे। यानी कुल पूरे प्लांट में 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है, जरा दिमाग में लाओ। एपिडर्मिस आती है, क्यूटिन आती है, स्टेम हेयर आते हैं, रूट हेयर आते हैं, स्टोमेटल ऑपरेटस आता है, ट्राइकोम्स आते हैं। ये सब एपिडर्मल के मॉडिफिकेशन या उसके टिश्यूज हैं। ग्राउंड टिश्यू की अगर बात करो तो हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ और पिथरे आता है बेटा। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते कि नहीं आते। अब जैसा कि अब आइए ऑप्शन पे, क्या लिखा है इसने कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आल। देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं हाइपोडर्मिस हमेशा कैसी होती है, कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस किसमें होती है, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पाई जाती है, किसमें पाई जाती, हमेशा डाइकॉट स्टेम में पाई जाती है। और स्क्लेरेन्काइमेटस किसमें पाई जाती, मोनोकॉट स्टेम में पाई जाती है हमेशा। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों पाई जा सकती है हाइपोडर्मिस। जनरल कॉर्टेक्स की बात करो तो पैरेन्काइमा होता है हमेशा, इंडोडर्मिस की बात करो तो पैरेन्काइमेटस होती है हमेशा, पेरिसाइकिल की बात करो तो कैसी होती है, पैरेन्काइमा भी होती है और स्क्लेरेन्काइमेटस भी होती है। पिथ और पिथरे की बात करो तो हमेशा पैरेन्काइमेटस होती है। हमेशा ध्यान रखो, केवल क्वेश्चन ठीक नहीं करना है, क्वेश्चन का सही आंसर यही क्यों है ये समझना है। वैसे तो तेरी बुक में भी क्वेश्चन है और पीछे आंसर है, कहीं से भी लगा लो, जाके याद कर लो, हो जाए बेलक आपका सिलेक्शन। अरे देर लगेगी लेकिन पूरी बात चाक चौबंद होगी, ध्यान दीजिए।
तो यहां पर ऑप्शन में क्या कहेगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यहां पर क्या देख रहे हो, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा। तो इसका सही आंसर क्या आने वाला है, इसका सही आंसर होगा 4 ऑल। क्लियर हुई बात। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। वेरी गुड क्वेश्चन। आपके सामने 3 फिगर बने हुए हैं, ध्यान से देखिए। पहला ए, दूसरा बी, सी, 3 फिगर ये बने हुए, शायद इनको पहचानना होगा। देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। These 3 टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल A, B and C आर प्रेजेंट इन, राइट। स्टेम रूट लीफ, रूट स्टेम लीफ, रूट मोनोकॉट स्टेम एंड लीफ, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम एंड लीफ, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट लीफ। देखिए यहां पर जो बात करने वाले हैं, पहली बात आ जाएगी, हमेशा एक बात ध्यान रखो, जो ए नंबर का आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक चीज आप देख रहे हो ना कि वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे है और अल्टरनेट क्रम में है। तो यहां पर क्या होगा, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, अल्टरनेट और डिफरेंट रेडियाई पर होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा रूट का। क्लियर हुआ, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रूट का। अब इधर आ जाओ, यहां पर जो वेस्कुलर बंडल बना हुआ है, ये वेस्कुलर बंडल फ्लोएम और जाइलम ये कंजॉइंट है, और कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल हमेशा किसका होता है, स्टेम का होता है, स्टेम का होता है। एक ये भी वेस्कुलर बंडल बना हुआ है, इसमें एक अंतर है, केवल क्या, इसमें अंतर आप देख रहे हो, ये अंतर क्या देख रहे हो, ये अंतर यहां पर लिखा हुआ है कैम्बियम। क्या लिखा है बेटा, यहां पर कैम्बियम लिखा हुआ है। और कैम्बियम का पाया जाना ये हमेशा, पहले तो आप यही देखो ना कंजॉइंट है, तो यहां भी स्टेम होगा, यहां भी क्या होगा, यहां भी स्टेम होगा। अब अपने ऑप्शन से मिलाते हैं। रूट, रूट पहले और किसी में है नहीं है। देखो चालाकी वाला खेल है यहां पर, पहले में क्या लिखा रूट, किसी ऑप्शन में कहीं पहले में रूट लिखा है नहीं लिखा है, यहां मोनोकॉट स्टेम लिखा है, यहां स्टेम लिखा है, तो ऑप्शन तो पहले ही मिल गया भाई साहब, इसका तीसरा होगा। अब बात अगर ये की जाए कि सर ये तो आपने ऐसे ही बता दिया, इसका जो रियल सीन होगा वो क्या होगा, कैसे हम मान ले कि आपकी बात सही है। तो रूट, मोनोकॉट, स्टेम एंड लीफ, हमेशा मोनोकॉट, देखो यहां पर ध्यान दो, मोनोकॉट, स्टेम और रूट में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल होते हैं कंजॉइंट, कोलैटरल, क्लोज टाइप। अब देखो ये कैसा दिख रहा है आपको, कंजॉइंट है। क्यों कंजॉइंट है, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर एसोसिएटेड टुगेदर, इसलिए क्या हो गया कंजॉइंट। लेकिन बेटा यहां पर कैम्बियम है, कैम्बियम नहीं है, तो जब कैम्बियम नहीं है तो क्या होगा, क्लोज होगा। और लीफ और मोनोकॉट स्टेम कभी भी क्या थिकनेस में बढ़ते हैं नहीं, ये किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्लोज है, कैम्बियम एब्सेंट है। इसलिए यहां की जो बात कर रहे हैं ना मोनोकॉट स्टेम की, तो मोनोकॉट स्टेम में ये हो गया, लीफ में भी पाया जा सकता है, लीफ में भी होगा। अब देखिए डाइकॉट में हम लिखते हैं कि कंजॉइंट, ये कैसा दिख रहा है, ये कंजॉइंट दिख रहा है कि नहीं, बोलो कंजॉइंट क्यों दिख रहा है, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर एसोसिएटेड टुगेदर। फिर कोलैटरल, कोलैटरल क्यों दिख रहा है, कोलैटरल इसलिए दिख रहा है क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर एसोसिएटेड टुगेदर। अब इसके बाद ये क्या लिखा जाएगा यहां पर, ओपन। ओपन क्यों लिखा जाएगा, इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि यहां पर क्या पाया जा रहा है, कैम्बियम पाया जा रहा है। तो बिल्कुल अब आप देखिए डाइकॉट स्टेम, तो इसलिए बच्चों थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मजा आया हमको भी एक्सप्लेन करने में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियाई सच एज वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड, सामने बना हुआ है। यहां पर आप क्या देख रहे हो,
यहां पर देखो ये हमारा जो ऊपर वाला है ना, ये बेटा है फ्लोएम, ये फ्लोएम है। नीचे वाला क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है जाइलम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और ये दोनों ही सेम रेडियाई पर है कि नहीं है। अब देखो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जब जाइलम और फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस सच एज वेस्कुलर बंडल, ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं, रेडियल नहीं बोलेंगे। चूंकि नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेडियल में डिफरेंट रेडियाई पर होते हैं और ये रूट में होते हैं। बाइकोलेटरल में क्या बताया था कि जब इसका जाइलम दोनों तरफ से फ्लोएम से, जब इसका जाइलम दोनों तरफ फ्लोएम से घिरा हो तो क्या बोलते हैं, बाइकोलेटरल। तो भैया बाइकोलेटरल भी नहीं होगा। अब आई बात कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में क्या बताया था कि जब एक प्रकार का वेस्कुलर बंडल दूसरे प्रकार के वेस्कुलर बंडल से घिरा हो, जैसे यहां पर क्या देख रहे कि ये जो है ये जाइलम है और ऊपर वाला क्या है, ये फ्लोएम है, तो ये हो गया कंसेंट्रिक। अब कौन सा बचा, कंजॉइंट। क्यों बचा, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर एसोसिएटेड टुगेदर एंड लोकेटेड ऑन द सेम रेडियाई, एक ही त्रिज्या पर व्यवस्थित हैं और जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं। कंफर्म हुआ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करें अगर, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टील। देखिए स्टील शब्द का प्रयोग एनसीईआरटी किताब ने नहीं किया है, लेकिन यह एनाटॉमी का बड़ा पॉपुलर टर्म है। बॉन्टिंघम नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग कहां किया था, टेरिडोफाइट्स प्लांट में एनाटॉमी को पढ़ाने के लिए। और इंडोडर्मिस के बाद के जितने भी क्षेत्र होते हैं उनको हम स्टील कहते हैं। ठीक है, अब स्टील का मतलब क्या है, यहां पर देखो स्टील बराबर इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस। तो इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस में क्या क्या आएगा, एक तो बेटा पेरिसाइकिल आती है, ये क्या आएगी, पेरिसाइकिल आएगी। दूसरा क्या आएगा, वेस्कुलर बंडल आएंगे, वेस्कुलर बंडल आएंगे इसके अंतर्गत। फिर क्या आ सकता है, पिथ रे या कंजक्टिव टिश्यू आ सकते हैं, या बेटा यहां पर चौथे पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो क्या आ सकता है, पिथ आ सकता है। तो पूछ क्या रहा, विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ स्टील। अब देख ले भाई, पेरिसाइकिल इसका पार्ट है, क्यों है पार्ट, अरे बोर्ड पे देखो यार सब पता चल जाएगा क्यों है पार्ट, गारंटी। पेरिसाइकिल यहां पे लिखा देखो, तो पेरिसाइकिल इसका पार्ट हो गया। वेस्कुलर बंडल ये लिखा हुआ तो वेस्कुलर बंडल इसका पार्ट हो गया। पिथ, पिथ का ये लिखा है तो पिथ भी इसका पार्ट है। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स इसका पार्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कॉर्टेक्स में क्या क्या आएगा, कॉर्टेक्स की अगर बात करो तो कॉर्टेक्स में आता क्या क्या है, कॉर्टेक्स में एक तो आपका आता है इंडोडर्मिस, एक आपका आएगा जनरल कॉर्टेक्स, आएगा कि नहीं आएगा, और एक आता है इंडोडर्मिस। तो इंडोडर्मिस जो है वो कॉर्टेक्स का दरअसल पार्ट है, समझ गए। तो कभी भी कॉर्टेक्स स्टील का पार्ट नहीं है, इंडोडर्मिस के अंदर का जितना पार्ट होता है उसको हम स्टील कहते हैं। एक बार एक क्वेश्चन और भी था, याद आ गया मेरे को, कि मोस्ट आउटर लेयर ऑफ स्टील, आंसर था पेरिसाइकिल। समझ गए ना क्यों, क्योंकि एंडोडर्मिस के जस्ट बेनीथ, एंडोडर्मिस के ठीक पीछे क्या पाया जाएगा, पेरिसाइकिल पाई जाएगी। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो, वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा मेरे को। यहां पर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए गए हैं। यूनिसेलुलर हेयर, चलिए भाई यूनिसेलुलर हेयर का मतलब हो गया रूट, क्योंकि स्टेम में कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर हेयर होते हैं। यूनिसेलुलर एक कोष की रोम किसका कैरेक्टर है, रूट का। चलिए इसके बाद अगर बात करें हम कि इंडोडर्मिस विद पैसेज सेल, तो कोई इंडोडर्मिस विद पैसेज सेल कैरेक्टर ये भी रूट का है।
कन्फर्म रूट का है। फिर इसके बाद पिथ स्मॉल एंड इनकॉस्पिस्कस, यानी पिथ कम विकसित पिथ। तो कम विकसित पिथ कहां पे हो सकती है? डाइकॉट रूट में पाई जाने वाली जो पिथ होती है वो कम विकसित होती है हमेशा। मोनोकॉट में कैसी होती है? मोनोकॉट में अगर आप देखें तो जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इनकी संख्या 6 से अधिक होती है। यहां पर आप ध्यान दें तो यहां पर ये देख रहे हो ना डायग्राम, ये मोनोकॉट रूट हो गई। यहां पर पिथ जो है, पिथ, ये पिथ जो आप देख रहे हो ये कैसी होती है? वेल क्लियर्ड, पूर्ण विकसित होती है। ठीक है, कैसी होती है? यहां पर वेल क्लियर्ड होती है बेटा। अब देखिए इसके बाद आगे बात करें, अगर यही डायग्राम हम बना रहे होते डाइकॉट रूट का तो मोस्टली डाइकॉट रूट ऐसे बनती। यहां पर पिथ कैसी दिख रही है? यहां पर जो पिथ दिख रही है वो कैसी है? अनक्लियर्ड। यहां पे कौन सा टर्म यूज किया? स्मॉल। पिथ कैसी दिख रही है? स्मॉल। तो अभी तक जो मैंने 3 कैरेक्टर पढ़े इसके मुताबिक ये रूट बैठ रही है और वो भी डाइकॉट रूट की तरफ आंसर जा रहा है। आगे वाला देखेंगे, रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट। रेडियल वेस्कुलर बंडल की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगी। अब बेटा जाइलम एग्जार्च कन्फर्म रूट 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम कन्फर्म डाइकॉट रूट। अब यार ऑप्शन पढ़े ना पढ़े आप बताओ, पढ़ ले तो ऑप्शन क्या कह रहा? ऑप्शन क्या कह रहा? मोनोकॉट रूट नहीं होगी, डाइकॉट रूट होगी। कंफर्म है कि ये डाइकॉट रूट के ही सारे कैरेक्टर थे। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जो एमसीक्यू करेगा वही डॉक्टर बनेगा। अपना पुराना नारा है, पुराना स्लोगन है, और जो मानेगा वो मेडिकल कॉलेज जाएगा, जो नहीं मानेगा वो दोबारा तैयारी करेगा। लिखा होता है ट्रक के पीछे, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, है ना। तो अगर फिर मिलने का मन हो तो मत पढ़िए, और अगर मेडिकल कॉलेज जाना है तो पढ़ते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। चलिए वापस अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। इन रूट द टेग्रेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द बैरल शेप्ड एंडोडर्मल सेल हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सोवेरिन इन द फॉर्म ऑफ। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। क्या इसको क्या बोलेंगे? कैस्पेरियन पट्टिकाएं कहते हैं। याद करने वाली बात है, टाइम वेस्ट नहीं करना। सबको पता है कि जब एक जड़ की इंडोडर्मल कोशिकाओं की स्पर्शरेखी तथा अधिभित्तियों पर जल के लिए अपार गम्य मोमी पदार्थ सुबेरिन जमा होकर निर्मित क्या करता है? कैस्पेरियन पट्टिकाएं बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेल डेवलप्ड पिथ इज सीन इन मोनोकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम। देखिए यहां पर आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है और जरा होश में इसको देखेंगे। चलिए एक हम ये बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं और एक हम ये बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको बनाने के बाद चारों के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है? मोनोकॉट रूट। तो मोनोकॉट रूट की अगर बात करो, चलो इसमें करते हैं मोनोकॉट रूट की बात। तो मोनोकॉट रूट में इस प्रकार से वेस्कुलर बंडल की संख्या कितनी होती है? 6 से अधिक होती है। 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 तो बनी गई। हाँ जी दोबारा देख लें, 3 4 5 6 7 8। तो ये बेटा हमारी हो गई मोनोकॉट रूट। ठीक, ये मोनोकॉट हो गई। वेल डेवलप्ड पिथ इज सीन, यानी इसका मतलब यहां पर पिथ हमको स्पष्ट दिख रही है। ये कैसी है? वेल डेवलप्ड।
अब अगर यही मोनोकाट होता तो मोनोकाट रूट में इस प्रकार से वेस्कुलर बंडल होते, और ऐसे केसेस में आप देखते हो कि पित्त कैसी है, यहां पर पित्त कैसी है, पित्त यहां पर कैसी है, कम विकसित है बेटा, कैसी है, कम विकसित है। अब अगर हम बात करें डाइकॉट स्टेम की, तो डाइकॉट स्टेम को अगर हम देखेंगे यहां पर, तो डाइकॉट स्टेम में इस प्रकार से ये ऐसे होते हैं वेस्कुलर बंडल, इस प्रकार से। यहां भी पित्त हमें कैसी दिख रही, थोड़ी सी स्पष्ट दिख रही। अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल इसके ग्राउंड टिश्यू में इस प्रकार स्कैटर्ड पाए जाते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, तो यहाँ तो पित्त होती ही नहीं है। अब दो जगह हमें पित्त सही दिख रही, कहाँ कहाँ पे दिख रही है, एक तो ये क्या थी, ये वाला क्या है, ये है मोनोकॉट रूट, ये क्या है मोनोकॉट रूट, और ये क्या है, ये है बेटा डाइकॉट स्टेम है। ये क्या है, डाइकॉट स्टेम। ऑप्शन में देखो कहीं दिख रहा है, कहीं मोनोकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम, गलत। डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, बिल्कुल। डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट में नहीं होती। डाइकॉट रूट कहां बनी, ये डाइकॉट बनी, ये डाइकॉट रूट है। तो डाइकॉट रूट में नहीं है, यहां पर पित्त कहां दिख रही है ही नहीं। अब मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, तो मोनोकॉट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तीसरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेटा, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम में पित्त पूरी तरह से डेवलप्ड कंडीशन पे पाई जाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। इन लीव्स प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स फेस टुवर्ड एडैक्सियल साइड, याद करना है इसको, लर्निंग क्वेश्चन है, कोई टाइम नहीं लगाना है। हमेशा एडैक्सियल साइड पर इसमें प्रोटोजाइलम पाए जाते हैं। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऑरिजिनेट फ्रॉम सेल ऑफ, तो यहां पर एक बात समझो, इंटर पूछ रहा, इंट्रा पूछ रहा, इंटर पूछ रहा। देखो पहले इसको समझ लो। इसको समझने वाली बात यह है कि जैसे ये इसमें दो प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं। एक तो कैम्बियम ये है, ये कैम्बियम आपको दिख रहा है, इस कैम्बियम को हम कहते हैं इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, इसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान मेडुलरी रीजन पर इस प्रकार से एक और कैम्बियम यहां पर डेवलप होता है, एक ऐसे यहां पर और कैम्बियम डेवलप होता है। ये वाला लाल वाला दिख रहा है, ये जो लाल वाला कैम्बियम होता है बेटा, ये दिख गया ना, इससे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यही तो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यही है। क्लियर हुआ? तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना कहां, मेडुलरी रेम बना कि नहीं बना, बोलो। ये वाला हिस्सा था क्या, ये वाला हिस्सा है क्या, ये वाला हिस्सा है मेडुलरी रे। चलो अब ऑप्शन पढ़ो। तो मेडुलरी, अरे यार ये तो पहले ही ऑप्शन है ना, आगे जाना ही नहीं यार। सब्जेक्ट अगर क्लियर होता है ना तो आंसर बिल्कुल देर नहीं लगती। लोग कहते हैं कि ये नीट 1 मिनट देता है क्वेश्चन के लिए 180 मिनट, और हम कहते हैं बायोलॉजी 10 सेकंड में आती है। लेकिन कब आएगी, जब आपका चैप्टर वेल क्लियर होगा, किसी अच्छे कोच के द्वारा आपने उसको पढ़ा होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन डाइकॉट रूट द कैम्बियम इज, in dicot the cambium root is cambium is। इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से समझना। जैसे बेटा हम मान लेते हैं कि ये एक डाइकॉट रूट है, इस डाइकॉट रूट में आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक डाइकॉट रूट है ये इस तरीके से, ऐसे ये इसके इस तरीके से आप देख सकते हो, यहां पर ऐसे ये इसके वेस्कुलर बंडल बने। यहां पर क्या लिखा होता है, यहां पे लिखा होता है
प्रोटोजाइलम, यहां पे क्या लिखा होता है, मेटाजाइलम लिखा होता है। अब अगर आप एक चीज और देखेंगे यहां पर कि इस जगह पर यहां पर आपको ये फ्लोएम दिखाई देते हैं, ऐसे ये फ्लोएम दिखाई देते हैं ऐसे। इसमें बेटा कहीं कैम्बियम दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा है। तो जब दिख नहीं रहा है तो ये क्या प्राइमरी ओरिजिन होगा? मैंने क्या कहा था कि मेरी आंखें प्राइमरी हैं और मेरा चश्मा जो है ये सेकेंडरी है, तो इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान यहाँ की कोशिकाएं विभाजित होना स्टार्ट करती हैं सबसे पहले इस जगह से, और ये कैम्बियम बनता है। लेकिन कब बनता है? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। शुरू शुरू में थोड़ी बनता है। तो हमेशा जड़ों में जो कैम्बियम है वो बाद में बनता है। इसलिए ऑप्शन में चले, कंप्लीटली प्राइमरी ओरिजिन, नो सर, नहीं होगा। कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? सेकंड। पूर्णतया पूरी तरह से बेटा द्वितीयक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। डाइकॉट स्टेम डिफर फ्रॉम डाइकॉट रूट इज प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स, एब्सेंस ऑफ एंडोडर्मिस, एब्सेंस ऑफ पेरिसाइकिल, पोजीशन ऑफ प्रोटोडाइलम। देखिए इसमें आप एक बात ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखते रहो, फुल मजा आने वाला। अब जैसे हमने ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, पूरा फिगर से समझाऊंगा। यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर अगर हम देखेंगे इस तरीके से तो प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर है, ये प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम ये है, और ये क्या है? इसका मतलब ये स्टेम है। क्योंकि प्रोटोजाइलम जब भी केंद्र की ओर होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इंडार्च। क्या बोलते हैं इसको? इंडार्च। अब यही चीज अगर हम रूट में देखें तो रूट में प्रोटोजाइलम किधर है? ये प्रोटोजाइलम, और ये प्रोटोजाइलम है किधर? परिधि की ओर है, बाहर की ओर है। बाहर की ओर है कि नहीं है? इसको क्या बोलते हैं? एक्सार्च। क्या बोलते हैं? एक्सार्च बोलते हैं। तो बेटा यहां पर जो सबसे बड़ा अंतर यहां पे आ रहा है तो वो अंतर आ रहा है प्रोटोजाइलम की पोजीशन पे। आंसर क्या होगा? 4। आंसर क्या होगा? 4। क्लियर हो गया? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। इनकरेक्ट मैच इज रेडियल कंडक्शन जाइलम पैरेन्काइमा करेगी, इंडार्स प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पिग। बिल्कुल सही है। अभी अभी बताया कि ये वाली कंडीशन कहां पाई जाएगी? ये पाई जाएगी स्टेम में, ठीक है। फिर इसके बाद बेसल्स जाइलम, बिल्कुल सही है, जाइलम में बेसल्स पाई जाती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कंपेनियन सेल डिवाइड प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल गलत बात। आप देखिए ये कंपेनियन सेल आपके सामने बनी, अब डिवाइड प्रोटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ये तो गलत बात है। अरे यार कंपेनियन सेल कैसी हैं? ये हमेशा बेटा लिविंग सेल होती हैं और अपने बगल वाली कोशिकाओं को सपोर्ट करती हैं, सीव एलिमेंट्स को सपोर्ट करती हैं। ये जीवित होती हैं, इनमें केंद्रक है, देखो ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है और इसी केंद्रक के द्वारा इनको ये सपोर्ट करती हैं। तो डिवाइड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का पार्टी क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। क्लियर हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है कि ये वाली बात झूठ लिखी है। कौन वाली बात झूठ लिखी है? कंपेनियन सेल डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कंपेनियन सेल है प्रोटोप्लाज्म यहां पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हैव प्रोटोप्लाज्म। और इसीलिए ये कोशिकाएं कैसी हैं बेटा? ये हमेशा कैसी होती हैं? लिविंग सेल होती हैं। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। 14 आके बेटा, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? विच फ्रॉम विच पार्ट एंड टाइप ऑफ ए प्लांट द फॉलोइंग इज डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनी वेस्कुलर बंडल पॉलीआर्च क्लोज रेडियल। किस पादप भाग या पादप प्रकार के द्वारा यह वर्णित किया जा सकता है कि अनेक सम्मोहनी पुल बहुआधारू बंद प्रकार व त्रिअरी व्यवस्था को प्रकट करते हैं? डाइकॉट, रूटियस, क्या होगा इसका सही आंसर? एक मिनट रुक जाओ। फ्रॉम विच पार्ट टाइप ऑफ प्लांट द फॉलोइंग इज डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनी वेस्कुलर बंडल पॉलीआर्च क्लोज रेडियल मोनोकाट रूट। इसमें बहुत सारे वेस्कुलर बंडल
पाए जाते हैं। और पॉलीआर्च का मतलब यही होता है कि बहुत सारे वेस्कुलर बंडल का पाया जाना। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? स्टार सीट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। बिल्कुल याद रखो, स्टार सीट किसका करेक्टर है? डाइकॉट स्टेम का। किसका करेक्टर है बेटा? स्टार सीट जो होती है ना, देखो स्टार सीट की अगर बात करो तो इन केस ऑफ रूट इसे हम बोलेंगे इंडोडर्मिस, और इंडोडर्मिस को ही जब हम स्टेम में बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेम बराबर स्टार्च सीट। क्लियर हो गई बात? जो जड़ में इंडोडर्मिस है वही रूट तने में क्या है? स्टार सीट है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कैस्पिरियन स्ट्रिप अकर्स इन अ। बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है, और ये कई बार पीछे भी डीटीपी में मैं करा चुका हूं। आंसर क्या आ जाएगा इसका? इंडोडर्मिस। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अरे चल भाई बढ़। अगला क्वेश्चन है इन लीफ वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। वेन्स में हमेशा वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखो। कहां पे पाए जाते हैं? वेन्स में पाए जाते हैं। जैसे ये कोई लीफ है, इस तरीके से ये कोई लीफ आपको दिख रही, ये वेन्स जो आपको दिख रही है इस तरीके से। इन वेन्स में थोड़ा सा बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने बस की बात नहीं होती है, तो वैसे कोई खास डिस्टरबेंस नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसे, ये इसके वेस्कुलर बंडल होते हैं। हमेशा वेस्कुलर बंडल कहाँ पे पाए जाते हैं? लीफ के केस में वेन्स पे पाए जाते हैं। ये इसके क्या है? वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, तो आइए बात करेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है बेटा, बार बार मैं कह रहा हूं आपसे कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको सफलता मिलने वाली है नहीं, है ना? तो क्वेश्चन जरूर करते रहें। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। द सेल विच हेल्प इन रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीफ लैमिनाइन ग्रासेस आर। याद आया कुछ? मैंने कहा था कि बाजरे की पत्ती ऐसे गोल हो जाती पानी कम हो जाने पर, है ना? वो क्या था? वो थी मोटर सेल। और इनको हम दूसरा नाम क्या बुलाते हैं? इनका दूसरा नाम होता है बुली फॉर्म सेल्स। इनका दूसरा नाम होता है बुली फॉर्म कोशिकाएं। कम पानी होने पर ये प्रायः घास एक बीजपत्री पौधों को क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती, यानी उनको सूखे से बचाती, और लीफ को गोल गोल घुमा करके लीफ सरफेस को कम करके ट्रांसपायरेशन के रेट को कम करती। बात को समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम एंड जिम्नोस्पर्म आर। ध्यान रखें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, टाइम बर्बाद नहीं करें। ट्राइकिड्स। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ट्राइकिड्स, क्योंकि ये लर्निंग क्वेश्चन है। अब बात करेंगे हम 20 नंबर क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन की आज बात करें तो ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स। देखो बार बार एक बात बता दूं कि मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी, ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आता है। एक बार दोबारा देख लो, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं यार, मैं फ्री में पढ़ाता हूं। हाँ, तो यहां पर अगर अगर हम यहां पे बात करें, किस पेन से लिखा जाए, व्हाइट से लिखते हैं चलो। तो यहां पर बेटा हम बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की। अगर बात करो, मान लीजिए ये टिश्यू सिस्टम है, तो टिश्यू सिस्टम में एक तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा होता है वेस्कुलर टिश्यू
सिस्टम। ठीक है, 3 प्रकार के सिस्टम, टिश्यू सिस्टम यहां पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राउंड टिश्यू इज इंक्लूड एपिडर्मल एंड कॉर्टेक्स। नहीं भैया, एपिडर्मिस अलग टिश्यू सिस्टम है। ऑल टिश्यू इंटरनल द एंडोडर्मिस। नो सर, अंदर आपको वेस्कुलर भी मिल जाएगा। गलत। ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस, ना। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बिल्कुल सही कह रहा कि इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो जितना बचेगा वो क्या बचेगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बचेगा। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो बहुत प्यारे सवाल थे, करते रहिए और मिलते रहिए, खुद भी देखिए और अपने साथियों को भी हमारे साथ जोड़िए। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं कल छुट्टी नहीं है, कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। और कल मॉर्फोलॉजी की क्लास होगी बेटा। भीम बैच में 2 चीजें ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा बातचीत भी हो जाए क्या, कि इसमें रिवीजन क्लास भी चल रही है और डीपीपी सेशन भी चल रहा है, दोनों सेशन एक साथ चले। तो मॉर्फोलॉजी की क्लास भी देखें, जैसे ही हम इसकी डीपीपी खत्म करेंगे वैसे ही मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन यानी उल्टा हो जाएगा, इसकी क्लास चलेगी और इसका रिवीजन कराएंगे इस चैप्टर का, और मॉर्फोलॉजी की डीपीपी स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, फिर मिलते हैं।